दुनिया में आज देखिए, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट कैसे बढ़ा रहा है यूरोप की चिंता। डेल्टा वेरिएंट अब ब्रिटेन में हर दिन कर रहा है सैकड़ों लोगों को संक्रमित। बीते 24 घंटों में वहां कोरोना के 16,000 नए मामले आए सामने। यूरोप के दूसरे देशों में भी बढ़ रहा है डेल्टा से संक्रमण का खतरा। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं उदित मेहरा। डेल्टा वेरिएंट के खतरे की कार्यक्रम में होगी चर्चा, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में बीते 24 घंटों में आए कोरोना के 51,000 नए मामले, 1,300 लोगों की हुई मौत, 60 लाख से ज्यादा लगाई गई वैक्सीन। राजधानी दिल्ली में घटे मामले, केरल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अफगानिस्तान के हालात पर अमेरिकी प्रशासन की पैनी नजर। शांति को लेकर तालिबान की मंशा का कर रहे हैं आकलन। बीते दिनों में अफगानिस्तान के कई इलाकों पर तालिबान ने किया कब्जा। पाकिस्तान को FATF से में झटका, ग्रे लिस्ट से छुट्टी नहीं। अध्यक्ष ने कहा, पाकिस्तान ने सुझावों पर की प्रगति, लेकिन आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराने और उन्हें सजा देने की दिशा में काम करना बाकी। और दिखाएंगे ट्रेन में पैसे मांगने वाली एक ट्रांसजेंडर कैसे बन गई फोटो जर्नलिस्ट। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कोरोना की वजह से ब्रिटेन के हालात फिर से बिगड़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में वहां 85,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए और 103 लोगों की मौत हुई। रोजाना आने वाले संक्रमण के मामलों के हिसाब से ब्रिटेन यूरोप में सबसे ऊपर है। ज्यादातर लोगों में डेल्टा वेरिएंट पाया जा रहा है, जो सबसे पहले भारत में पाया गया था। अब ब्रितानी लोग छुट्टी के लिए दूसरे यूरोपीय देशों में जाने वाले हैं, जहां डेल्टा वेरिएंट कम सक्रिय है। तो क्या वो तमाम देश अपने इन ब्रितानी मेहमानों का खुले दिल से स्वागत करेंगे? इन नज़ारों को देखकर आपको नहीं लगेगा कि ब्रिटेन कोरोना वायरस की तीसरी लहर की गिरफ्त में है। लोग दूसरे देशों में छुट्टियां मनाने को लेकर बेताब हैं, लेकिन वायरस का बढ़ता खतरा उनकी इस योजना को खटाई में डाल सकता है। एक महीने पहले ही बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले ब्रिटेन में कोरोना के केस बहुत कम थे, लेकिन सबसे पहले भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट ने पूरी कहानी उलट के रख दी है। अब ब्रिटेन में संक्रमण स्पेन, ग्रीस, फ्रांस और इटली से भी कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है, बल्कि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा। ऐसे में पर्यटन के लिए मशहूर कई देश ब्रितानी नागरिकों के आने पर रोक भी लगा सकते हैं। ब्रिटेन में फैल रहे डेल्टा वेरिएंट को लेकर वाकई लोगों में डर है कि कहीं ये उनके देश ना पहुंच जाए। लेकिन अच्छी बात ये है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों में इस वेरिएंट से संक्रमित होने या गंभीर रूप से बीमार होने या उनके जरिए इसके फैलने का खतरा बहुत कम है। लेकिन कई देशों में अब भी बहुत सारे लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं। यही चिंता का विषय है। पूरे यूरोप में हर 10 में से 3 लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं, जबकि ब्रिटेन में 10 में से 6 लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। फ्रांस में टीके को लेकर लोगों के मन में झिझक है, तो आशंका है कि वहां वैक्सीनेशन रेट ब्रिटेन से कम है। इटली ने ब्रिटेन से आने वालों के लिए 5 दिन क्वारंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया है, और जर्मनी भी बहुत जरूरी होने पर ही ब्रिटिश नागरिकों को अपने यहाँ आने देगा। ऐसा नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट फैल गया तो बीमारी की नई लहर आ जाएगी, लेकिन ये सब निर्भर करेगा कि तमाम देशों के अधिकारी कितनी तेजी और जल्दी से एक्शन लेते हैं। जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं वो बाकियों की तुलना में सुरक्षित हैं, लेकिन अभी ये साफ नहीं कि दुनिया पहले जैसी कब हो पाएगी। वहीं रूस में हाल के दिनों में रिकॉर्ड मौतें होने के बाद अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण की नई लहर की चेतावनी दी है। मॉस्को समेत कुछ इलाकों में पाबंदियां लगाई जा रही हैं। यहां लोगों पर टीका लगवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, मगर यूरो 2020 की मेजबानी कर रहे सेंट पीटर्सबर्ग में अभी तक कड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। ये ऐसे पार्टी कर रहे हैं मानो सेंट पीटर्सबर्ग महामारी से अछूता हो। यूरो 2020 की मेजबानी कर रहे इस शहर में हजारों फुटबॉल प्रशंसक पहुंचे हैं। ये सब तब हो रहा है जब अधिकारी संक्रमण दर को विस्फोटक बता रहे हैं और बड़े पैमाने पर मौतों पर खुलकर बात कर रहे हैं।
इस जगह को देखिए, ये पूरी तरह भरी हुई है, पूरी सड़क ऐसी ही है, जबकि ये शहर कोरोना संकट की गिरफ्त में है। इस साल यहाँ लॉकडाउन नहीं लगाया गया, ये मानते हुए कि कोविड काबू में है। मगर गर्मी की लहर की चपेट में आए सेंट पीटरबर्ग में संक्रमण की भी नई लहर देखने को मिल रही है। शहर के एक अस्पताल के बाहर हमें ये मंजर मिला। चिलचिलाती गर्मी में खड़ी एम्बुलेंसों को कम से कम 3 घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। ज्यादा संक्रामक डेल्टा वेरिएंट भी यहाँ तेजी से फैल रहा है, जबकि देश की महज 11% आबादी का टीकाकरण हो पाया है। इस महिला ने मुझसे कहा कि अगर उन्हें टीका नहीं लगा होता तो उनकी मौत हो गई होती। वो कहती हैं कि उन्हें डबल निमोनिया हो गया था, और वो भी जनवरी में टीका लगाए जाने के बाद। वो कहती हैं कि ये बहुत डरावना है। यहाँ बस इतना किया जा रहा है कि लोगों पर टीका लगवाने का दबाव बनाया जा रहा है। कई महीनों से यहाँ ऐसे अस्थायी क्लिनिक बनाए गए हैं। अब कुछ लोग आगे आ रहे हैं, मगर ज्यादातर पर दबाव डाला जा रहा है कि टीका लगवाएं या फिर अपनी नौकरी गंवाएं। चारों ओर महामारी से जुड़े संकेत होने के बावजूद बहुत से लोग बेफिक्र होकर जश्न मना रहे हैं। लंबे समय से महामारी को हल्के में लेता रहा रूस अब खुद अपने लोगों को इसके खतरे बताने में मुश्किलों का सामना कर रहा है। बात भारत की करें तो यहाँ कोरोना की दूसरी लहर ने शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों को भी नहीं बख्शा। गांव में सैकड़ों लोगों की जान गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी की ये रिपोर्ट देखिए। कई दिनों पहले तक अगर संजय पाटिल अपने घर से बाहर निकलते भी थे तो सिर्फ अपने खेत में काम करने के लिए, वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नासिक जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने शहरी क्षेत्र की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंचाया। संजय के गांव की हालत भी बेहद खराब है। ये लोग कोरोना के डर के साए में जी रहे हैं। हमें डर लगा रहता है कि हम बाहर गए तो बीमार ना पड़ जाएं। इलाज में बहुत पैसा लगता है। हमने जरूरत का सारा सामान 1 महीने पहले ही जमा करके रख लिया था और हम उसे बेहद किफायत से खर्च करते हैं ताकि बाहर जाने की नौबत ही ना आए। लोग घरों में ही हैं, डिमांड में कमी हो रही है और हाल फिलहाल तक कई इलाकों में लॉकडाउन की परिस्थिति बनी हुई थी। इसकी वजह से अरुण डागा जैसे कंज्यूमर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स पर भी बुरा असर पड़ा है। अभी कुछ माल कम आया है। अभी सैटरडे संडे पूरा लॉकडाउन था ना, अगर फ्राइडे को कुछ ऑर्डर आया तो उसका माल 2 दिन होल्ड रहता था, 2-3 दिन, तो उनको माल थोड़ा टाइम पे नहीं जाता था। मेरा जो बिजनेस है समझो 20% डाउन हुआ तभी से। भारत की जीडीपी में रूरल इकोनॉमी 25 से 30% तक का योगदान देती है, तो इस पर असर पड़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। मई के महीने में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी तकरीबन 14% तक पहुंच गई थी, वो भी 1 हफ्ते में, क्योंकि शहर छोड़ के कई लोग गांव वापस आ रहे थे। अब दूसरी लहर में गिरावट जरूर नजर आई है और इसके चलते भारत का आर्थिक पहिया चल जरूर रहा है, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी के आने के बाद अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत का आर्थिक पहिया अभी भी धीमी गति से ही चलेगा। पिछली तिमाही में भारत का ग्रोथ रेट 1.6% था। हालांकि दूसरी लहर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसका अंदाजा कुछ महीनों बाद ही पता चलेगा। निर्माण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत अहम हिस्सा है। इसी पर यह निर्भर करेगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी जल्दी वापसी कर पाती है। रोड, हाईवे के निर्माण और नरेगा के जरिए सरकार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने में सहयोग कर सकती है। लेकिन रिकवरी तभी मुमकिन है जब ग्रामीण इलाकों में तेजी से टीकाकरण हो ताकि लोग काम पर लौट सकें। गांव की तुलना में शहरी इलाकों के लोगों को वैक्सीन की 12% ज्यादा डोज दी जा चुकी है, जबकि भारत की 2/3 आबादी गांव में रहती है। अरुणोदय मुखर्जी, बीबीसी न्यूज, दिल्ली। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो सबसे ज्यादा समय तक कोविड संक्रमित रहे, और मियामी के इमारत हादसे में कैसे की जा रही है जीवित लोगों की तलाश। दिखाएंगे आपको ये एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं उदित मेहरा। साउथ वेस्ट इंग्लैंड में एक शख्स को 300 दिनों तक संक्रमित रहने के बाद कोरोना वायरस से मुक्ति मिली। दुनिया में इतने लंबे समय तक किसी के संक्रमित रहने का ये पहला मामला है। इस दौरान वायरस उनके शरीर में एक्टिव रहा और करीब साल भर उन्हें बीमारी के लक्षणों का सामना करना पड़ा। 72 साल के डेव स्मिथ से मुलाकात की बीबीसी संवाददाता जॉन के ने। कई बार दम फूल गया, हाल बेहाल हो गए। तब सोचा कि ठीक हो जाऊंगा, बस जूझते रहो। जूझते रहो, ये है डेव स्मिथ का प्रेरक वाक्य। कोरोना वायरस ज्यादातर लोगों के शरीर में 10 दिन तक ही रहता है, मगर डेव 300 दिन तक वायरस से जूझते रहे। जब कोई नया स्वास्थ्यकर्मी मेरी फाइल देखता है तो पूछता है, क्या आपको ये सब हुआ था? वो कहते हैं, आप तो चमत्कारी आदमी हैं। 72 साल के डेव दिन में ड्राइविंग सिखाते हैं और रात को संगीत की महफिल जमाते हैं। उन्हें पिछले साल मार्च में कोरोना हुआ था। मुझे बहुत ज्यादा खांसी हुई। 5 घंटे तक खांसता रहा, मतलब बिना रुके लगातार 5 घंटे तक खांसी आई। सोचिए शरीर की क्या हालत हुई होगी। डेव को कोरोना का खतरा ज्यादा था क्योंकि ल्यूकेमिया और कीमोथेरेपी के कारण उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई थी। ऐसे में 10 महीनों तक वो वायरस से उबर नहीं पाए। आपका टेस्ट कितनी बार पॉजिटिव आया? मैंने गिना, 43 बार टेस्ट हुआ। हर बार पॉजिटिव रहा, हर हफ्ते पॉजिटिव। हर बार मैं दुआ करता कि अगली बार नेगेटिव रहे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा वजन 63 किलो कम हो गया। मेरी पैंट का साइज 44 से 28 पहुंच गया। मैंने आईना देखा तो सोचा कि ये बूढ़ा शख्स कौन है। फिर एहसास हुआ कि ये तो मैं ही हूँ। डेव को 7 बार अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। तो आप इतने समय तक कोविड होने के कारण पैदा हुए लक्षणों का भी इलाज कर रहे थे और उस वायरस का भी जो उनके अंदर मौजूद था? हाँ, उनके शरीर में एक्टिव वायरस था। हमने उनके सैंपल को यूनिवर्सिटी में भेजा तो वहाँ वायरस ग्रो हुआ। इसका मतलब था कि पीसीआर टेस्ट वायरस के बचे हुए हिस्सों के कारण पॉजिटिव नहीं आ रहा था, बल्कि इनके शरीर में एक्टिव वायरस था। कई सालों तक डेव अस्पताल पर आधारित बीबीसी के शो कैजुअलिटी में बतौर एक्स्ट्रा दिख चुके हैं, मगर अब वो अपने जीवन की असली कहानी के मुख्य पात्र हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक कोरोना संक्रमित रहने वाले शख्स के तौर पर। क्या इससे मैं कोई स्टार बन गया? शायद मुझे कोई बैज, प्रशंसा पत्र जैसा कुछ मिलना चाहिए। नेगेटिव आने के बाद डेव अब काफी पॉजिटिव हैं। अब खबर अमेरिका से, जहां के मायामी शहर में अचानक गिरी 12 मंजिला इमारत के मलबे में राहत कर्मी अभी भी जिंदा बचे लोगों की दिन रात तलाश कर रहे हैं। अब तक 159 लोगों को ढूंढा जा रहा है और उनका कोई पता नहीं चला है और कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। इमारत के मलबे के नीचे से आवाजें सुनाई दे रही हैं। मलबे में से दर्जनों लोगों को जिंदा निकाला गया है, पर तटीय तूफानों की वजह से बचाव कर्मियों को परेशानी हो रही है। समंदर के सामने की 40 साल पुरानी ये इमारत एकदम से कैसे गिर गई, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। 12 मंजिलों वाली इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे आपात स्थिति घोषित किया है। ऐसे में संघीय कर्मचारी राहत कार्य में मदद करेंगे। बचाव कार्य पूरा होने के बाद मामले की पूरी जांच की जाएगी। लापता लोगों के परिजन पास के एक कम्युनिटी सेंटर में जमा होकर बेसब्री से किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों ने परिजनों से डीएनए सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं ताकि मलबे से अगर किसी का केवल अवशेष मिलता है तो उसकी पहचान की जा सके। एक ऐसे ही परिजन ने मीडिया से बात की। मुझे पता लगा कि मेरा नेफ्यू यहाँ अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ था। उनकी उम्र 2, 6 और 9 साल है। विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो गया। मैं बस ऊपर वाले से दुआ कर रही हूँ कि वो सब सही सलामत हों। तो मायामी में बचाव कर्मी अभी भी कर रहे हैं जिंदा लोगों की तलाश। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलिएगा एक ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट से। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। अब कहानी मुंबई की एक ऐसी ट्रांसजेंडर की जो पहले ट्रेन में पैसे मांगा करती थी, मगर अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और अब फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर नाम कमा रही हैं। देखिए हमारे सहयोगी शाहिद शेख की ये रिपोर्ट। मेरा नाम जोया थॉमस लोबो है और मैं इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट हूँ। मुंबई की रहने वाली जोया को 11 साल की उम्र में एहसास हुआ कि वो दूसरे लड़कों से अलग हैं। फिर उनके जीवन में कई मुश्किलें आईं। एट द एज ऑफ 18 में मेरे गुरु से मिली। एज अ ट्रांसजेंडर हमें तो ऑक्यूपेशन समाज में दिया नहीं गया, तो मेरा मोर ओवर ऑक्यूपेशन ये था कि लोकल ट्रेन में मांगना। जोया हमेशा से लम्हों को कैमरे में कैद करना चाहती थी। अपने इस सपने को सच करने के लिए हर संभव कोशिश भी की। मैंने अपने कुछ थोड़े पैसे जमाए थे ट्रेन में मांग के, एंड देन दिवाली के टाइम भी कुछ पैसे कमाए तो वो जमा के रखे हुए थे। उन पैसों से मैंने अपना सेकेंड हैंड कैमरा खरीदा। मुझे भी थोड़ा सजना संवरना पसंद है, लाइक मार्केट में नया मेकअप क्या है, नई लिपस्टिक क्या है, ये जो मेरे एक्सपेंस थे इन्हें मैंने कंट्रोल में रख के थोड़े थोड़े पैसे जमा के ये कैमरा खरीदने के पीछे मैंने अपना मकसद बनाया। जोया के हाथ में कैमरा तो था, लेकिन उन्हें अभी भी काम की तलाश थी। फिर उन्हें ट्रांसजेंडर पर बनी एक शॉर्ट फिल्म में रोल मिला। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक प्राइवेट न्यूज चैनल के एडिटर से हुई। इसके साथ ही जोया को एक नई भूमिका मिली, फ्रीलांस जर्नलिस्ट की। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था एंड लाइक मुझे आई कार्ड दिया गया एंड मुझे एज अ जर्नलिस्ट अपॉइंट किया गया, फ्रीलांस जर्नलिस्ट। लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन बाद एक वक्त ऐसा आया जहाँ पे माइग्रेन लेबर्स जमा हो गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो मैंने उसे कैप्चर किया, कुछ विजुअल्स लिए, फोटोज़ लिए, और उस बाद बहुत से ऐसे अन्य फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने वो फोटोज़ मेरे से लिए। और उस बाद मेरी पहचान हुई कि जोया नाम की भी कोई एक हस्ती है जो एक ट्रांसजेंडर है, एक किन्नर है, बट वो भी हमारे क्षेत्र से बिलोंग करती है। एंड उस बात मुझे पहचान मिली एज अ फोटो जर्नलिस्ट की। जोया मानती है कि उनकी जिंदगी में काफी कुछ बदल गया है, सकारात्मक बदलाव आए हैं, मगर उनके मन में अभी भी एक सवाल है। मेरा यही एक ड्रीम है कि मुझे भी कोई मीडिया हाउस अपॉइंट करे, क्योंकि मुझे बहुत सारा एक्सपोजर मिल चुका है। आप बोलते हो कि हम भीख मांगने आते, तो आप बोलते हो जाओ जाके काम करो। तो मेरा यही कहना है, हम काम करने तैयार है, आप हमें मौका दो। तो कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @BBC विदित। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम सोमवार को फिर इसी वक्त हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत।